हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मग पर। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु प्रजापति लेकर जनरल साइंस के 1500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, यूपी टेट और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम 1500 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एजुकेशन मग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कार्य का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे पूछी गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ए न्यूटन, बी वाट, सी डाइन, डी जूल। अब इसमें से आपको बताना है कार्य का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्य का मात्रक जूल होता है। ए ऑप्शन में न्यूटन दिया गया है जो कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। बी ऑप्शन में वाट दिया गया है जो कि शक्ति का मात्रक होता है। और सी ऑप्शन में डाइन दिया गया है जो कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी धारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल की एसआई यूनिट क्या है? फ्रेंड्स, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था बल की एसआई यूनिट क्या है। चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, ए केल्विन, बी न्यूटन, सी डाइन, डी वोल्ट। तो बल की एसआई यूनिट है यहाँ पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केल्विन फ्रेंड्स, ये ताप की टेम्परेचर की इकाई होती है। और डाइन ये बल की सीजीएस सिस्टम में इकाई होती है। और वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए नंबर में दिया गया है डेसिबल। फ्रेंड्स, इधर ये दी गई है यूनिट और ये दी गई है किसकी यूनिट है? तो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की या तीव्रता की इकाई। ये ऑप्शन सही है कि गलत, ये देखना है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये ऑप्शन सही है कि गलत, ये देखना है। एंड नॉटिकल मील, जिसे समुद्री मील भी कहते हैं, नौ संचालन में दूरी की इकाई। एंड सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4, इसमें दिया सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, जबकि सेल्सियस हमारे टेम्परेचर की इकाई होती है और ऊष्मा की इकाई होती है जूल। ये ऑप्शन गलत है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन ये सही है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। तो नौसेना वगैरह के जहाज़ होते हैं वो दूरी मीजर करने के लिए नॉटिकल मील यूनिट का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, या डी उपर्युक्त दोनों। ए एंड बी यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड, ए एंड बी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया भौतिक मात्रा ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? एक तो फ्रेंड्स, हमने ज्योति फ्लक्स की इकाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था, ल्यूमेन होती है। और ज्योति फ्लक्स की एक इकाई लक्स भी होती है जो कि ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जूल निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, ताप की। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है जूल किसकी इकाई है। तो जूल
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूल ऊर्जा की इकाई है। फ्रेंड्स अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन रिवाइज करते रहना चाहिए, और आगे अभी मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। और ये 1500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। तो फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग में थोड़े सिंपल ही होंगे, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ये फ्रेंड्स सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए। फ्रेंड्स ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1983 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मात्रकों की एसआई पद्धति, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, 1971 में स्टार्ट की गई थी। मात्रकों की एक ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, बाकी 3 और होती हैं जिसे एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस की अगर हम बात करेंगे तो एमकेएस इसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें लंबाई को मीटर में मीजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ऐसे ही एक होता है सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मीजर करते हैं, वेट को ग्राम में और समय सेकंड में। ऐसे ही एक प्रणाली होती है जिसे सिस्टम बोलते हैं एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है, फुट पाउंड सिस्टम। यहाँ पे जो लेंथ होती है वो फुट में मीजर करते हैं और लेंथ को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं। ये वीडियो 50 क्वेश्चन का है, बाकी आपका एक वीडियो में एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं। इस प्रकार से कम 200-250 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज ये एक यूनिट है, क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तरंगों की आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति का एक और मात्रक होता है, जिसे प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं आवृत्ति का मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी मीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, करंट की इकाई होती है एम्पियर। ओम किसका मात्रक होता है, इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे। ओम जो है हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, जिसे हम पोटेंशियल भी कहते हैं। और लंबाई का मात्रक जैसे कि आपको पता है मीटर होता है, दूरी का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए है वाट, और ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया डेसिबल किसको मापने की इकाई है? खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि। ध्वनि की इकाई या ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ फ्रेंड्स, फटाफट बताइएगा क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। बताइए यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर।
चलिए, अब ऑप्शन नंबर ए है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है न्यूटन इंटू मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है वायु में कण। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला जैसे कि आपको पता होगा, ई बराबर होता है प्रतिबल जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, बटे विकृति जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो चूंकि स्ट्रेन जो है ये इसकी कोई इकाई नहीं होती है, और स्ट्रेस की इकाई जो होती है प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस की इकाई आप लोगों को पता होगी, इसकी होती है बल बटे क्षेत्रफल, F/A। बल का हो जाएगा न्यूटन और ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? अब इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दो भौतिक राशियां दी गई हैं और उनके विमीय सूत्र समान नहीं हैं। ऑप्शन ए में दिया है बल एवं दाब, ऑप्शन बी में दिया है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया है आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी में दिया है भार एवं बल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल। कार की हम बात करेंगे, कार का होता है जूल, ऊर्जा का भी होता है जूल, तो ये समान हो गया। आवेग होता है न्यूटन इंटू मीटर और संवेग भी होता है न्यूटन इंटू मीटर। और भार का आपको पता है, इसका भी न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसमें फ्रेंड्स? तो एक खगोलीय इकाई दूरी संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग इसका फटाफट आंसर बता दीजिएगा। ए है विकृति जिसे स्ट्रेन बोलते हैं, बी है श्यानता गुणांक, सी है गैस नियतांक और डी है प्लांक नियतांक। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकृति। विकृति इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, क्योंकि विकृति तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर, ए ऑप्शन विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकृति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा, डी ताप की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रेशर की इकाई होती है पास्कल एसआई यूनिट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसका आंसर सही होगा आपके हिसाब से? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन ए दिया गया है आपको आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, सी ऑप्शन, तथा डी वास्तविक। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही होगा? समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है या कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है परितारिका, बी है पुतली, सी है लेंस और डी है पश्चिमाभि पेशियाँ। बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए परितारिका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देना कैसा दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चपटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए अवितल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, इसे उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में, इंग्लिश में, और अवितल को कॉनकेव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल। समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए वास्तविक, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 24 नंबर का बी, काल्पनिक। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया गया उत्तल दर्पण में, बी दिया गया समतल दर्पण में, सी दिया गया अवतल दर्पण में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको सर्च करना है एजुकेशन मर्ज, यहाँ पे आपको ये सिंबल बना हुआ दिखेगा। 36 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल उत्तल अवतल, ऑप्शन बी समतल अवितल, ऑप्शन सी उत्तल अवितल, ऑप्शन डी समतल उत्तल। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी समतल उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, या ऑप्शन नंबर बी सीधा बनता है, या सीधा और उल्टा बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है हमेशा उल्टी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी समतल दर्पण में, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी कांच।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिट्टी से हम लेंस नहीं बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य या फिर कुछ और। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, डी अन्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है, कोई मीडियम होता है, उस पर प्रकाश की किरण गिरती है और जब पार कर जाती है तो उसको अपवर्तन कहते हैं, जब ये बाहर चली जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। इसे रिफ्लेक्शन और इसे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण पानी में डाली हुई छड़ हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्च से किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति होती है? समानांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होता है हमारी टॉर्च से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक आभासी और उल्टा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। जो हमारे सामान्य नेत्र होता है उसकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर या 3 मीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, जो कि एक स्वस्थ नेत्र की दूरी होती है। इतनी उचित दूरी पर हमें वस्तु एक्यूरेट दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति, दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति आँख की पुतली काम करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर, बी अनंत पर, डी 25 mm पर, डी 25 मीटर पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने अभी हाल ही में ऊपर करवाया हुआ है। 40 नंबर का आंसर सही हो जाएगा बी, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत तक होता है, यानी कि सामान्य नेत्र अनंत तक देख सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ये आंसर फ्रेंड्स सबको पता होगा। लाल रंग खतरे के रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पर लगा रहता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का, या शक्ति का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है, तंतु लगा रहता है, वो किस मेटल का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉपर का, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लेटिनम का, ऑप्शन नंबर सी दिया है टंगस्टन का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्ल्यू, प्लेटिनम का होता है पीटी, और तांबा का होता है सीयू। ये फ्रेंड्स आवासाड़ी में 80 नंबर पर आता है, ये 29 नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसका 80 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम इंटू मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए एमीटर कहते हैं, बी गैल्वेनोमीटर कहते हैं, सी जनरेटर कहते हैं, डी मीटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। इसी प्रकार होता है विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं, उनके चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या द्विफोकस लेंस जिसे बाईफोकल लेंस भी कहते हैं, या सिलिंड्रिकल लेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, या दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए नंबर अवितल, बी दिया है बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोकल लेंस, सी दिया है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, डी दिया है बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 49 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ऑप्शन ए बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारी आँख में पुतली होती है, जैसे तेज प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा होगा आँख एकदम झपक सी जाती है, यानी कि जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, दूर दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। फ्रेंड्स अगर यदि किसी को दूर दृष्टि दोष है, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देगी? निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, सॉरी यहाँ पे दिया साफ साफ देख सकते हैं, निकट की देख सकते हैं, या बड़ी वस्तुओं को देख सकते हैं, या दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। यानी कि दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की देख सकते हैं, निकट की नहीं देख सकते। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 50 क्वेश्चन देखे इस सीरीज के, जो कि बहुत ही डिटेल के साथ देखे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपको अच्छा लगा, तो मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके।